गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी की आपकी यूनिट है, यूनिट में 27 वेरी शॉर्ट आंसर दिए थे आपको करने के लिए। तो उम्मीद है बच्चों ने ये वो वेरी शॉर्ट आंसर कर भी लिए होंगे, सबको आ भी गए होंगे। और तो इस प्रकार से आज एक एक करके हम सभी क्वेश्चन 27 को आज डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों से नहीं बन पाए हैं, जिन बच्चों से नहीं हो पाए हैं, वो आज आंसर देखेंगे, समझेंगे, तो अपने कंसेप्ट को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग। तो सबसे इसमें जो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे व्हाट विल हैपन टू द प्लांट इफ़ द जाइलम इज़ रिमूव्ड। तो सब बच्चे जानते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं हमारे प्लांट्स में, एक वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट में वाटर, मिनरल और फूड का जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। तो उसी प्रकार से जो जाइलम होता है, जाइलम प्लांट में रूट्स के माध्यम से जो पानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, को पूरी जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू के माध्यम से पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। तो अगर हम बात करें कि जाइलम का जो काम होता है वो होता है वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर किसी भी प्लांट में हाइपोथेटिकली मान लिया जाए कि जाइलम हम निकाल देते हैं तो क्या होगा, तो जाइलम अगर निकाल दिया जाएगा तो वहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा इफ़ द जाइलम इज़ रिमूव्ड वाटर विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट पार्ट एंड प्लांट विल डाई। तो अगर प्लांट के सभी पार्ट्स तक अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो अंततः जो एट लास्ट जो प्लांट है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा प्लांट। तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसपोर्टेशन विल नॉट हैपन एंड प्लांट विल डाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है what will happen if intake of iodine in our diet is low। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की मात्रा कम है तो इससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन आपके थायरॉक्सिन के जो प्रोडक्शन होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की जो इंटेक होगी वो कम होगी तो उससे जो थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा वो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे कि आपका थायरॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होगा। तो अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं if intake of the iodine in our diet is low, then thyroxine release from the thyroid gland will be less and metabolism will be affected। तो इस प्रकार से जो आपका थायरॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका प्रभावित होगा। आगे का क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। गिव द रीज़न वाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, CBSE 2010 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए अलग अलग स्पेसिफाई ऑर्गन्स क्यों होते हैं। वो डायरेक्टली सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर एनवायरनमेंट में क्यों नहीं निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो गैसेस फॉर्म में होते हैं वो सीधे एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीधे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, तो वो अपनी एनवायरनमेंट को जो वेस्ट जो गैसेस हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी सेल्स उसमें पाए जाते हैं सभी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं। तो सभी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में न होने के कारण उनको ये जो गैसेस हैं उनको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज़
नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ऑल सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सराउंडिंग, सो डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल्स। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक सेल वातावरण के संपर्क में न होने के कारण तो हर एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में गैस को रिलीज नहीं कर सकता है। आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा सब बच्चों से कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स, तो उनको हम स्वयं पोषी या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज डाइजेशन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में फ़ैट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फ़ैट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो मैं बताऊं बच्चों, ये जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही सेमी डाइजेस्टेड फूड अध पका जो पचा जो भोजन होता है वो स्टमक से निकल कर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पैंक्रियाटिक जूस जिसमें आपका लाइपेज होता है और आपका लीवर से निकलने वाला बाइल जूस जिसमें बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, जिनकी जो प्रकृति होती है वो एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और जो बाइल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का तात्पर्य होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है लाइपेज, और ये आपका कह सकते हैं हम लोग बाइल। तो ये इसका आंसर होगा कि ये जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक जूस में भी हम बात करें लाइपेज की, लाइपेज आपका फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट व्हेन लीफ स्लाइड वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द ग्रीन कलर इज ड्यू टू। तो ये अगर कोई भी बच्चे डिसेक्शन करते हैं किसी भी लीफ का, तो लीफ के डिसेक्शन से वो अपनी स्लाइड में माइक्रोस्कोप द्वारा ग्रीन डॉटेड लाइन देखते हैं, और जो डॉटेड लाइन होती है वो उनका नाम बताना है आपको, और ये जो पत्तियां होती हैं इनका कलर जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है। तो उम्मीद है सब बच्चों को आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिड आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसके कारण पत्ती का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो सब बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया होगा, आराम से आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ह्यूमन बीइंग का मैंने न्यूट्रिशन टॉपिक जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक प्रकार का होता है, अर्थात इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, फिर उसका आपका सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन का अंदर ग्रहण किया, उसके बाद में आपका डाइजेशन के बाद में आपका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिर उसके बाद आपका होता है एसिमिलेशन के बाद फिर इजेक्शन। तो इस प्रकार से जो आपका जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें एक जो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, और उसके डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के पश्चात जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको इजेक्ट कर दिया जाता है बाहर से। तो इस प्रकार का जो कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक प्रकार का होता है। तो मनुष्य में होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 8th क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 8th क्वेश्चन हमारा पूछता है, हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 टू मेक देयर फूड।
तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से किस प्रकार से अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे को प्राप्त होती है एटमॉस्फेयर से, ये आपकी एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो गैस है वो आपकी सॉइल से प्राप्त होती है। सॉइल में ऐसे ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं या उसमें नेचुरली होते भी हैं ह्यूमस के साथ, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ये सॉइल से आपका नाइट्रोजन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन में बच्चों पूछता है नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द सॉल्युबल प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। हम जानते हैं द प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जो जाइलम होता है, जाइलम बॉडी में जितने भी वाटर डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसी के साथ जितने भी आपका फूड आइटम्स होते हैं, जो फूड प्रोड्यूस होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फ्लोएम। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे फ्लोएम। तो फ्लोएम इज़ अ टिश्यू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। नाउ वी लुक अहेड न्यू क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर इन द मिनरल्स इन द प्लांट। ऑब्वियस हम लोग पहले ही जान चुके हैं, द आंसर विल बी जाइलम। इन विच 12th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द फूड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। ये आपको बताना है कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से हिस्से में। एलिमेंट्री कैनाल आप जानते होंगे, एलिमेंट्री कैनाल पूरी आहार नाल होती है। आहार नाल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। यहाँ पे माउथ आता है, माउथ के बाद में आपका कह सकते हैं फूड पाइप के बाद में ये आपका स्टमक आता है, स्टमक आता है, स्टमक के बाद में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम आता है, फिर उसके बाद एनस आता है। तो इस प्रकार से ये माउथ से लेकर एनस तक जो आपका एरिया होता है जहाँ जहाँ फूड ट्रेवल करता है, वो पूरा जो पाथ होता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। अब हमको ये बताना है कि कम्प्लीटली फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो कम्प्लीटली फूड होता है उसका डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत या क्षुद्रांत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं, स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी इन द ह्यूमन मसल्स। तो ह्यूमन मसल्स जो होती हैं उनमें कौन सा जो रेस्पिरेटरी जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है कि कोई भी मसल्स के द्वारा अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी थकावट सी, एक जकड़न सी हो जाती है, तो वो हो जाती है लैक्टिक एसिड के कारण। तो यहाँ पर आपका 13 का आंसर होगा आपका लैक्टिक एसिड। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका आगे क्वेश्चन है 14th, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, इनर जो कवरिंग होती है, उससे म्यूकस सेक्रेट होता है। और म्यूकस सेक्रेट होने का क्या उद्देश्य क्या होता है, क्यों सेक्रेट होता है? एक्चुअली मैं बताऊं, जितने भी आपका एलिमेंट्री कैनाल है, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो होता है स्टमक का। सब बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि आपकी जो स्टमक की जो इनर लेयरिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम कह सकते हैं HCl सेक्रेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो स्टमक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, जो स्टमक की अंदर वाली दीवार होती है, उसको हार्म पहुंचा सकता है। इसी
के कारण आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग से सेक्रीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूकस जो होता है, म्यूकस सेक्रीट बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक टू प्रोटेक्ट द स्टमक वाल फ्रॉम द HCl। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन के लिए सेक्रीट होता है। हाउ डज फूड मूव इन द पॉइंट ऑफ इनटेक टू पैरामीशियम। अब आपको बताना है कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जब वो फूड इनटेक करता है, ग्रहण करता है, तो मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है उसके वो होता है आपका सिलिया के द्वारा। किसके द्वारा? सिलिया के द्वारा। वहाँ पर जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम इस प्रकार की इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। तो वहाँ पर इस प्रकार की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो रोम जैसी जो संरचना होती है वो निकली होती है, तो उसको हम कहते हैं सिलिया। तो जो सिलिया होती है, सिलिया आपके इनटेक ऑफ द फूड को फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखेंगे what is the consequence of conversion of pyruvate into lactic acid in the muscle cells। तो what is the consequence of the conversion of pyruvate into lactic acid in the muscles। तो इसका आंसर होगा आपका मस्कुलर क्रैम्प कॉज। अगर हमारा पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड मसल बनता है तो उस कंडीशन को जो है हम कहते हैं क्रैम्प कहते हैं, जकड़न कहते हैं एक प्रकार से। तो जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में मसल्स में परिवर्तित हो जाता है तो उस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेम द प्रोसेस विच लीड्स टू द फर्मेंटेशन इन द ईस्ट एंड व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ईस्ट का जो फर्मेंटेशन होता है उस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वहाँ पर आपका इथेनॉल और वाटर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो जो प्रोसेस का नाम है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो प्रोसेस है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा आपकी जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे आपकी C2H5OH अलॉन्ग विद द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम लोग देखते हैं आगे, राइट द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस को केमिकली लिखना है, तो इसको लिखने में हम आपकी मदद करेंगे। बहुत से बच्चों से बन गया होगा, नहीं बना होगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपका एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका सॉइल से गेन किया वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। सॉइल से इनटेक किया वाटर, और आपका ये क्लोरोफिल और अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में, ये आपका क्लोरोफिल और अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में आपका प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज C6H12O6। तो ये आपका रिएक्शन है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अलॉन्ग विद द वाटर। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट प्रिवेंटेड। जो मैंने आपको बाइकुप्सिड वॉल्व और ट्राइकुप्सिड वॉल्व जो बताए थे हमने हार्ट की स्ट्रक्चर में, सब बच्चों को याद होगा किस प्रकार से उनका मैकेनिज्म होता है। तो हम लोग देखेंगे, हाउ इज़ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड हार्ट प्रिवेंटेड। तो जो बैक फ्लो ऑफ द हार्ट हार्ट में जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है वो किस प्रकार से रुकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो बाल्ब की उपस्थिति से होता है, बाल्ब की उपस्थिति से होता है। राइट साइड में आपका बाइकुप्सिड बॉल्ब पाया जाता है और लेफ्ट साइड में आपका ट्राइकुप्सिड बॉल्ब पाया जाता है। तो यहाँ पर दो बाल्ब पाए जाते हैं। जो बाल्ब पाए जाते हैं, जो बाइकुप्सिड बॉल्ब होता है उसके अंदर इस प्रकार से तीन
छोर होते हैं और 3 होल मान सकते हैं, और जो बाइकुप्सिड होता है वहाँ पर 2 होल पाए जाते हैं। तो ये आपका बाइकुप्सिड पाया जाता है राइट हार्ट पार्ट में, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरी में, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी में पाया जाता है आपका ट्राइकुप्सिड वॉल्व। तो ये जो वॉल्व होता है ये आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, जो कि आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे गिव द 2 फीचर्स ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज के 2 लक्षण बताने हैं आपको, क्या क्या काम होते हैं आर्टरीज के। तो जो सब बच्चों को मैंने पहले ही बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं, जो प्योर ब्लड होते हैं, वे हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। इनकी जो विशेषता होती है, इनकी थिक वॉल होती है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड बहता है काफ़ी प्रेशर के साथ बहता है। उस प्रेशर को सहने के लिए इनकी जो दीवारें होती हैं, इस वेसल्स ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो थिक वॉल्ड होगी, और ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कह सकते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। लेकिन बच्चों फिर मैं बताऊंगा, मैंने तुम्हें बताया था कि एक आर्टरी ऐसी भी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। क्या तुम लोगों को याद है? नहीं याद है तो मैं बताऊं, तो ऐसी आर्टरीज है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Now 21st question, which chamber of the heart receive oxygenated blood from the pulmonary vein? हार्ट का कौन सा जो हिस्सा होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी वीन से। तो ये बच्चों होता है लेफ्ट आर्टिकल। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है पल्मोनरी वीन से। जो पल्मोनरी वीन होती है वहाँ पर प्योर ब्लड आता है लंग्स से। अब हम लोग आगे देखते हैं 22 क्वेश्चन, इफ़ अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर कोई भी सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन, का कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन मिलाने पे, तो इसका क्या मतलब है, इसे क्या हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इस आयोडीन मिलाने पे, तो इससे आशय है, इसका तात्पर्य है कि ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च भी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होती है। तो अगर स्टार्च होगी, स्टार्च से आयोडीन रिएक्ट करने के बाद ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म करता है। तो अगर हम कहें कि ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन, तो ये बिल्कुल सही होगा। इन विच पार्ट ऑफ द 23rd क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर। तो मैंने अभी बाइल के बारे में बता भी था, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आ भी गया होगा। तो ये किस हिस्से में जाके बाइल जो है वो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है वहाँ पे मिलता है। तो ये मिलता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से सेक्रेट होता है। लीवर से सेक्रेट होने के बाद में गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये जो डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, और वहाँ पे ये आपका डाइजेशन का काम करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। तो ये जो पैंक्रियाटिक जो जूस होते हैं वो मैंने बताया कि जैसे आपका लाइपेज है, तो लाइपेज है वो आपका फैट को इमल्सिफाई करने का, फैट डाइजेशन का काम करता है। वहीं ट्रिप्सिन एक और इससे निकलने वाला एक एंजाइम होता है वो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इससे निकलने वाले ट्रिप्सिन और एंजाइम लाइपेज जो होते हैं वो आपके क्रमशः प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेन लाइम वाटर विच टर्न मिल्की व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट, व्हाई। अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है लाइम वाटर का, तो लाइम वाटर में जब हम वायु प्रवाहित करते हैं तो इसका कलर हम कहते हैं मिल्की हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या है? तो यहाँ पर है एयर एक्सहेल्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं वो अगर वायु में उपस्थित होगी तो वायु के कार्बन डाइऑक्साइड से, और वैसे भी वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड आंशिक मात्रा में, थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये मिल्की कलर में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 lime water turns milky. Now 26th question, mention the site of the gaseous exchange in the lungs। तो वो हिस्सा होता है आपका, वो आपको जगह बतानी है जहाँ पर आपका गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में। तो वो हिस्सा होता है बच्चों एल्वियोली। तो एल्वियोली इज़ अ पार्ट ऑफ द लंग्स विच इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द लंग्स। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन 27th क्वेश्चन, राइट द सीक्वेंस ऑफ द एनएरोबिक रिएक्शन इन द मसल्स। तो यहाँ पर हम लोगों को एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो स्टेप्स हैं, जो आपका सीक्वेंस है, वो हम लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं, इसका सीक्वेंस होगा ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ये आपका प्रेजेंस होगा इसमें साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट कर देगा आपका पायरुवेट्स जो पायरुवेट्स होंगे पायरुवेट्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये भी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होगी। ये आपका जो पायरुवेट्स होते हैं, पायरुवेट एसिड आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण मैंने बताया था कि मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। और जो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले आपका ग्लूकोज के बाद में आपका फिर बनता है आपका पायरुवेट, और जो पायरुवेट होता है वो आपका लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो मसल्स होती हैं, मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो इस प्रकार ये 27 क्वेश्चन थे। उम्मीद है सब बच्चों को पहले से ही कर लिए होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किए होंगे उनको ये वीडियो से बड़ा लाभ मिलेगा। ये वीडियो पढ़ के या देख के वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया होगा। थैंक यू।